क्या बोलोगे? हाँ, क्या करें। देखो, आज की क्लास में हम चालू करेंगे। जो मर्डर है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में, और उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो दिया गया है 302 में। तो आज हम देखने का प्रयास करेंगे जो सांविधिक उपबंध है हत्या के लिए, और हत्या के लिए जो दंड है 302 में धारा उसमें दिया हुआ है, उस चीज को देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखो, जब धारा हम 300 देखते हैं तो इसमें बोलता है कि एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़। ठीक है। तो अपवाद जो क्या है वो इसके बाद में दिया हुआ है। तो वो जो अपवाद है, इन अपवादों को छोड़ के जो आपराधिक मानव वध है, जो हमने किसमें पढ़ा है, 300 में, धारा 300 में जो पढ़ा है, वो सभी के सभी जो चीजें हैं, मतलब वो जो आपराधिक मानव वध है वो हत्या है। कब? तो कब? तो उन चीजों को बताया गया है कि पहला चीज ये देखो कि पहला ये है, इन द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मतलब यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। तो पहला पॉइंट आपका क्या निकलेगा? आशय से। अगर आप मृत्यु करने, कारित करने के आशय से अगर किसी का मृत्यु कारित करते हो, तो ऐसा आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या है। अब दूसरा जो दिया हुआ है वो देखो कि यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो। यहाँ पे भी आशय क्या हो? शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो, जिससे अपराधी जानता हो, उसके नॉलेज में ये चीज हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, जिससे वह हानि कारित की गई। तो अगर आपका आशय ये है कि आप उसको ऐसी क्षति कारित करो जिससे उसके मरने की संभावना हो, तो ऐसा आपराधिक मानव वध जो होता है वो हत्या है। जो मेन डिफरेंस वो ये है कि आपराधिक मानव वध और हत्या जो है वो गंभीर रूप। ठीक है। अब देखें, तीसरा जो कंडीशन है वो क्या दिया हुआ है कि कब आपराधिक मानव वध हत्या होती है। तो यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को उसकी बॉडी में अगर चाकू मारते हो एक जगह पे एक बार, ठीक है, और वो एक ऐसी जगह है जहां से नॉर्मली जैसे हाथ में चाकू मारते हो आप, ठीक है, एक वो जगह है जिससे उसका खून निकलता है और वो हॉस्पिटल जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि उसके पेट में आप 25 बार चाकू मारते हो या एक से ज्यादा बार चाकू मारते हो। तो ऐसा यहाँ पे बोल रहा है कि मामूली, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, ठीक है, अगर ऐसा हो कि उससे मृत्यु कारित करने के लिए वो पर्याप्त हो, ऐसी शारीरिक क्षति, तो ये तीसरा कंडीशन है, और ऐसा आशय आपका हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और चौथा कंडीशन जो है वो ये बताया हुआ है कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी संभाव्यता है, है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर देगा जिससे मृत्यु होना संभाव्य है। जैसे मान लो गोली चलाना, उदाहरण के लिए, तो वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने के लिए जोखिम उठाने के लिए प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करता है। तो क्या होता है कि ऐसा आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या है। तो इस चीज को समझने से पहले तुम लोग 299 का जो वीडियो है उसको देख लेना अच्छे से, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये जो है वो आपके जो आपका दिया हुआ है धारा 300 में जो परिभाषा दी हुई है, उसके हिसाब से हमने देखा कि कब एक आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या होता है। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि यह को मार डालने के आशय से का क्या करता है, उस पर गोली चला, और गोली चलाने के परिणाम स्वरूप क्या है, यह मर जाता है। यहाँ पे एक चीज देखना कि यह धारा तभी लगेगी जब आदमी की मृत्यु हो। ठीक है। तो यह को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह नहीं मरता है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये 300 के अंतर्गत आएगा या 299 के अंतर्गत आएगा, तो नहीं आएगा। ये दोनों धाराएं तभी लागू होंगी
जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन चीजों को देखना है कि उसका आशय क्या था। तो मार डालने का आशय था। इस परिभाषा की जो परिभाषा दी हुई है 300 की, उसके अंतर्गत क्या होगा कि मारने के आशय से ही वो उस पर गोली चलाता और परिणाम स्वरूप क्या है, यह जो है वो मर जाता। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, 300 जो है वो लगेगा। तो हत्या का अपराध जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, गठित हो गया। ठीक। अब उसके बाद देखो कि क यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि उस एक प्रहार से उसकी मृत्यु कारित कर, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर वो आघात करता है या उस पर प्रहार के परिणाम स्वरूप क्या है, मर जाता। तो अब यहाँ पे देखो जो परिभाषा हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या देखें कि उसके नॉलेज में ये चीज है कि उसको कोई बीमारी है और उसके एक प्रहार से, मतलब अगर वो प्रहार करे, शारीरिक क्षति उसको देगा तो उससे क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो कार्य करता है, शारीरिक क्षति करता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सभी आवश्यक तत्व है वो गठित हो गए। तो अब यहाँ पे देखो क हत्या का दोषी, ठीक। यहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने की प्रकृति वाले मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न हो, है ना। किंतु यदि क यह जानते हुए कि यह किसी रोग से ग्रस्त है, उस पर ऐसे प्रहार करता है कि जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति के मामूली अनुक्रम में न मरता, तो यहाँ का यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है। यद्यपि उसका आशय मृत्यु कारित करने का है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे प्रकृति में मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए। तो यहाँ पे जो आपको देखने वाली बात वो क्या है कि अगर उस व्यक्ति को पता है कि क्षति से वो मर सकता, तो यहाँ पे हत्या है। वही कार्य वो करता है और उसके नॉलेज में नहीं है और वो क्षति कारित करता है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, अगर वो व्यक्ति मर भी जाता है तो यहाँ पे हत्या नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला जो उदाहरण है वो बोलता है कि यह को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का आशय करता है, साशय करता है, आशय के साथ करता है, जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। तो आवश्यक तत्व तो जो है वो क्या है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में क्षति कारित करता है जो मृत्यु के लिए पर्याप्त है, और क्या करता है, वो कार्य करता है, साशय करता है, जानबूझ करता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हत्या का दोषी हो, यद्यपि उसका आशय या कि मृत्यु कारित करने का न रहा। तो यहाँ पे क्या है, जो उसका आशय था वो क्या है कि उसको क्षति कारित करने का, भले वो नहीं जानता था कि वो उससे मर सकता, लेकिन अगर वो मर गए तो यहाँ पे क्या है, वो हत्या का दोषी है। और ये वाली लाइन देखिए कि उसका आशय यह कि मृत्यु कारित करने का न भी रहा, लेकिन अगर उसने ऐसा कार्य किया है जो पर्याप्त हेतु रखता है, ठीक है, मृत्यु कारित करने के लिए, और वो करता है काम और सामने वाला मर जाता है, तो वो हत्या का दोषी होगा। अब उसके बाद देखो कि ये सब चीजें तो जो थी हमने देखी कि एक आपराधिक मानव वध है वो हत्या कब होता है, लेकिन जो परिभाषा में देखा था कि एतस्मिन अपवादित दशाओं को छोड़कर, मतलब यही वो अपवाद है जब एक आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या नहीं होता। तो ये जो अपवाद दिए गए हैं, अगर आपको हत्या का चार्ज लगा हुआ है और आपको उसको आपराधिक मानव वध में बदलना है, तो आपको इन अपवादों के अंतर्गत आपको ये सिद्ध करना होगा कि ये स्थितियां जो थी, परिस्थितियां थी, वो विद्यमान थी। तो यहाँ पे देखो पहला जो है आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या नहीं होगा। कब? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय, जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।
तो इनको जब आप तोड़ के देखोगे तो क्या होगा कि अगर वो व्यक्ति क्या करता है, गंभीर प्रकोपन, ठीक है, गंभीर या अचानक प्रकोपन से उसको दिया जाता है, ठीक है, अब क्या करता है वो, इससे आत्म संयम खो देता है ना। और अगर वो क्या करता है, प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की, कब, भूल या दुर्घटनावश मृत्यु कारित करता है, तब जब है ये आपराधिक मानववध है, वो हत्या नहीं हो। समझ में आया? तो ये पहला अपवाद। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, गंभीर अचानक प्रकोपन से आत्म संयम खो देना चाहिए, ठीक है, और उस व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति, ठीक है, भूल से या दुर्घटनावश क्या कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है, तो ऐसा आपराधिक मानववध जो है वो हत्या नहीं होगा। अब उसके बाद देखो कि ये जो है, ठीक है, तो इसमें भी परंतुक है। अब देखना कि यदि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु में इप्सित न हो और स्वेच्छया प्रकोपित न हो, तो अपने आप आपको प्रकोपन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि वध करने के लिए या अपहानि करने के लिए, ठीक है, इसके लिए ही प्रकोपन न दिया जाए। मतलब आपको उकसाया जा रहा है, लेकिन वध करने के लिए और अपहानि करने के लिए, इस कारण से नहीं। और आप अपने आप ही मतलब अगर आपको कोई दूसरा नहीं उकसाया है, आप केवल अपने आप ही अगर वो प्रयास करते हो, स्वेच्छया प्रकोपित होते हो खुद से, तब ये चीजें जो है वो नहीं लागू होंगी, अपवाद एक जो है वो लागू नहीं होगा, और वो जो आपराधिक मानववध है वो क्या हो जाएगा, आपका हत्या हो जाएगा। दूसरा देखो कि यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रकोपन है वो आपको कैसे हुआ हो, विधि के पालन में कार्य कर रहा हो या लोक सेवक द्वारा अपने लोक शक्तियों का प्रयोग में किया गया हो, और उससे अगर आपको प्रकोपन आता है, जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया गया है या बैठाल दिया गया है पूछताछ के लिए, और आप वहां पे प्रकोपित हो जाते हो और ऐसा करते हो, तब ये जो अपवाद है वो लागू नहीं होगा। अपवाद एक है वो लागू नहीं होगा और आपराधिक मानववध हत्या हो जाए। तीसरा देखो कि यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पूर्ण प्रयोग में की गई। तो कोई व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, और उसमें आपको अगर प्रकोपन आता है और आप कार्य कर देते हो, तब भी ये जो अपवाद है वो लागू नहीं होगा। तो ये तीन जो आपको परंतुक है, इस परंतुक के अंतर्गत वो अपवाद आता है। तो इन तीनों चीजें अगर नहीं होंगी, तभी आपको क्या है कि आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा, हत्या की कोटि में नहीं आएगा। अब देखो स्पष्टीकरण है कि प्रकोपन जो है इतना गंभीर और अचानक होना चाहिए, ठीक है, या नहीं, अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न। मतलब क्या है कि हर मामले में जो है वो देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियां ऐसी थी कि जो प्रकोपन था वो उतना गंभीर और अचानक था। तो ये स्पष्टीकरण में दिया हुआ है। अब उसके बाद उदाहरण देखो कि इसी चीज को हम उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं कि यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में ठीक है, ये वाय मान लेते हैं इसको, क्या करता है, एम का जो क्या है, वाय का शिशु है, का साहस है वध कर दे। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं किया गया था और उस
शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन के किए गए कार्य में दुर्घटना या दुर्भाग्यवश नहीं हुई है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था उदाहरण जिससे आप समझें। तो ये हत्या की कोटि में है। अब बोलता है कि क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय या जो उसके समीप किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का था, और ना ही वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह या का वध कर देगा। अब यहाँ पे क क्या है, या का वध करता है। यहाँ क ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। क्लियर। अब देखो, यह द्वारा जो कि एक बेलीफ है, का विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण क को क्या होता है, अचानक प्रकोपन और तीव्र आवेश आता है, और वह या का वध कर दे। ये हत्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा था, जिससे उसको गुस्सा आया, वो क्या था, विधि पूर्ण कार्य था। क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की जा रही। तो परंतु अपवाद का जो परंतुक है उसके अधीन, तो ये क्या होगा, हत्या हो जाएगी यहाँ। उसके बाद देखिए कि यह के समक्ष जो कि एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है। यह कहता है कि वह यह के अभिसाक्ष के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता है ना। अब क्या है कि क शपथ भंग किया है। क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। तो ये क्या है, ये हत्या होगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रकोपन व जो आवेश आया वो किसके कारण आया, एक विधि पूर्ण कार्य हो रहा था जिसके कारण आपको ये चीजें हुई। तो यहाँ पे भी जो है वो आपराधिक मानव वध ना होके वो हत्या की कोटि में आ। अब देखो, यह कि नाक खींचने का प्रयत्न क्या करता है, क करता है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से उसे रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। अब परिणाम स्वरूप क्या होता है, क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और यह का वो वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया था जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में के प्रयोग में की जा रही। तो उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा की, उससे आपको प्रकोपन आया और आपने उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे आपराधिक मानव वध नहीं होगा, ये हत्या की कोटि में आएगा। अब उसके बाद देखिए कि ख पर यह आघात करता है। यह को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता। क जो कि निकट ही खड़ा हुआ है, ख के क्रोध का लाभ उठाने और उससे यह का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है कि वो उसे मार। ख उस छुरी से यह का वध कर देता है। यहाँ ख ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध किया हो, किंतु क जो क्या है, ये हत्या के अपराध का दोषी है। अब उसके बाद देखिए कि आपराधिक मानव वध कब हत्या है, उसके जो अपवाद है उसके उस अपवाद का अपवाद दो देखते हैं कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्दों को, सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर देता है और पूर्व चिंतन किए बिना ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोग से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे ज्यादा अपहानि अगर कर देता है के आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा या शरीर की प्रतिरक्षा करते समय आप क्या करें कि उस बल से ज्यादा प्रयोग कर देते हैं जिससे जितना आपको करना हो। तो यहाँ पे ये जो अपवाद है वो आएगा, और वहां पे जब आप से किसी का वध हो जाता है तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा, हत्या की कोटि में नहीं आएगा। तो ये चीज। अब उसके बाद देखो इसका इसी को ये जो अपवाद है वो उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि क को चाबुक मारने का प्रयत्न यह करता
किंतु इस प्रकार नहीं कि क को उसे घोर उपहतिकारित हो जाए। अब क एक पिस्तौल निकाल लेता है अपनी रक्षा के लिए और यह पर हमले को चालू रखे। तो क सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से यह को का वध कर देता है। तो क ने यहाँ पे क्या की है? हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जितना उसको प्रयोग किया जाना था उससे ज्यादा अपहानिकारित कर दिया उसको। तो ये उदाहरण था। उसके बाद देखें अपवाद 3 जो है वो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रेसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए। तो जितनी शक्ति उसको दी गई है उससे आगे बढ़ जाता है और कोई ऐसा कार्य करके वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वह के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हुए और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी की मृत्यु कारित की गई है वैमनस्व के बिना मृत्यु कारित कर देता है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है वो आपको समझ में आ गई होगी, सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए। और क्या करता है यहाँ पे? उसके साथ उसकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए ना, कोई कारण वैमनस्व नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है लोक सेवक के द्वारा तो वो भी आपराधिक मानव वध होगा। ठीक है, हत्या नहीं होगी। अब उसके बाद देखें कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, चौथा अपवाद, यदि वह, और ये सब जो अपवाद पढ़ रहे हैं वो काहे के हैं? 300 के अपवाद है ना, हत्या के। अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई से पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से किए कार्य किए बिना किया गया हो। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं अगर झगड़ा हो जाता है और लड़ाई वगैरह की व्यवस्था, मतलब आप क्या पहले से हथियार पकड़ के आए हैं और ये वो, ये नहीं है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिना पूर्व चिंतन के, ठीक है, बिना अनुचित लाभ उठाए, अगर और क्रूरतापूर्ण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपरायिक रीति से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो यहाँ पे ये जो होगा वो आपराधिक मानव वध होगा, हत्या नहीं होगी, है ना। ये चौथा अपवाद। उसके बाद स्पष्टीकरण देखें कि ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है और कौन हमला, कौन पहले हमला किया, किसने क्या किया, ये चीजें जो है वो तत्वहीन है, इनको ध्यान में नहीं रखा जाए। तो ये था अपवाद 4। अब देखें अपवाद 5 जो है वो क्या बोलता है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो 18 वर्ष से अधिक का आयु हो का हो अगर, है ना, और वो क्या करता है अपनी सम्मति से अगर मृत्यु होना सहन करता है या मृत्यु का जोखिम उठाता है, तो यहाँ पे वो हत्या नहीं होगी, वो क्या होगा? आपराधिक मानव वध। अब उदाहरण से समझो इसको कि यह को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसा कर क उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवा। यहाँ क उम्र होने के कारण, कम उम्र होने के कारण अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसीलिए क ने क्या किया है? हत्या का दुष्प्रेरण किया। जबकि यहाँ पे अगर यही 18 वर्ष से अधिक होता तो क्या होता? आत्महत्या का दुष्प्रेरण होता। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अब उसके बाद देखिए कि हमने वो चीजें देखी कि 300 जो है वो ये बताता है, सबसे पहली चीज कि आपराधिक मानववध जो है वो कब हत्या, इसकी परिभाषा दी गई। और उसके बाद अपवाद दिया गया है कि कब जो है 1 से लेके 5 तक, कि कब आपराधिक मानववध जो है वो हत्या नहीं है। ये हमने पढ़ा धारा 300 में। अब उसके बाद देखो जो धारा 302 है वो क्या बताता है? हत्या के लिए दंड के बारे में उपबंध करता है। तो हत्या के लिए दंड जो है, तो जो कोई हत्या करेगा, ठीक है, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाए और जुर्माने से भी दंडित।
तो ये सजाएं तो आपको मिलेंगी ही, है ना, या तो मृत्यु, या तो आजीवन कारावास, और प्लस आपको क्या मिलेगा, जुर्माना। ये बताया है आपको 302, धारा 300। तो हत्या और हत्या के लिए दंड, तो 300 में हत्या, और हत्या के लिए दंड जो है वो 300 में। तो क्वेश्चन जो पूछता है वो नॉर्मली हत्या के लिए दंड कब पूछता है, या कभी कभी पूछता है कि हत्या की परिभाषा किसमें दी गई है। तो ये दोनों चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हत्या 300, हत्या के लिए दंड 302। अब उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, वर्गीकरण जो है हत्या के लिए दंड का। तो द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल, संज्ञेय है, नॉन बेलेबल अजमानती है, नॉन कंपाउंडेबल अशमनी है, और ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय द्वारा विचार। संज्ञेय, अजमानती और अशमनी। अशमनी है का अर्थ क्या होगा कि जो पक्षकार हैं, ठीक है, वो समझौता, आपसी समझौता वगैरह करके ये केस खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका 300 और 302 का जो सांविधिक उपबंध है। कल की क्लास में हम देखेंगे केसेस वगैरह से, और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायालयीन दृष्टिकोण क्या है धारा 300 और 302 के संदर्भ में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।